नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सफल एरिया पर। और आज आपके साथ मैं हूं जोगिंदर सिंह राजपूत। और आज की बातचीत में हमारे साथ मेहमान है कुलदीप जी काजला, जो कि झुंझुनू से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में राज्य की सेवा में शिक्षक के पद पर कार्यरत है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर्वप्रथम जोगिंदर सिंह जी, आपका हमारे इंस्टीट्यूट में पधारने पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद सर। सबसे पहले ये बताइए, आप जिस पोस्ट पे आज हैं उस तक पहुंचने में आपका फैमिली का कितना बैकग्राउंड रहा और आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आज यहाँ तक पहुंचे वो कैसे सफर रहा? देखिए जोगिंदर जी सर, मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील के अंतर्गत लोयल ग्राम पंचायत में एक किसान परिवार में हुआ। मेरे पिताजी रिचपाल सिंह जी, जिन्होंने खेती का ही काम किया है और वो नौकरी लगे थे व्यवस्थापक, जो सहकारी समितियों में होते हैं। फिर उन्होंने क्या है कि व्यवस्थापक की नौकरी जो है वो उस समय बाद में उन्होंने नहीं की थी, तो खेती के ऊपर ही उन्होंने हम 6 भाई बहन हैं और 6 भाई बहनों में उन्होंने खेती किसानी से हमारे को सभी को पढ़ाया लिखाया। और आज हम सारे भाई बहन जो है एजुकेशन लाइन में बिलोंग करते हैं और टीचिंग जॉब है हमारा। साथ में हमने टीचिंग जॉब से पहले ही और ये जो हमारा बिजनेस लाइन है इसमें आगे थे। हम 2008 से जो है वो बिजनेस लाइन में है। एजुकेशन लाइन ही हमारा है, कंप्यूटर सेक्टर के साथ। तो मतलब आप टीचिंग लाइन में आने से पहले बिजनेस तो शुरुआत से जुड़ा हुआ है? देखिए सर, हमारे क्षेत्र के अंदर शिक्षा का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार है। आज भी झुंझुनू जिला वो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है। और हम जो है 2008 में, जुलाई 2008 में उस समय शिक्षक भर्ती हुई थी, क्योंकि मैंने बीएड जो है उस समय कर लिया था। तो उस समय मैं शिक्षक भर्ती के अंदर 0.49 नंबर से रह गया था। 0.49 से 2008 में रह गया था। फिर 7 साल बाद में ही दोबारा जो भर्ती आई उसके अंदर मेरा चयन हुआ। तो 2008 में रहना भी मेरे लिए देखा जाए तो अच्छा रहा। कई बार ऑप्शन बी जो है वो ऑप्शन ए से बेहतर होता है। और ऑप्शन बी मैंने फिर क्या है कि अगर मैं उस समय लग जाता तो शायद हो सकता था कि मैं इस सेक्टर को चूज नहीं करता। वो नहीं लगने के कारण ही मैंने बिजनेस सेक्टर को चूज किया। और जो एक किसान परिवार का लड़का ओनली घर से 300 रुपये लेकर के निकला था, आज हमारा ईश्वर की कृपा, हमारे डेडिकेशन, हार्ड वर्क से हम 300 रुपये घर से लेकर के निकलने वाला 3 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचा। क्या बात, बहुत बहुत बधाई हो सर। सर, जो आप कंप्यूटर सेक्टर में फिलहाल हो जी, जो स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करवा रहे हो बच्चों को जी, इसमें आप कब से और कैसे आना हुआ? देखिए सर, हर चीज का अपना संयोग होता है कि कई बार गुरु जो है वो शिष्य को कुछ सिखा देता है, कई बार शिष्य से गुरु को भी कुछ मिल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं 2003 से प्राइवेट सेक्टर में भी अध्यापन करवाता था। अच्छा। तो हुआ ऐसे कि 2007 में पता चला कि उस बच्चे ने, तो हमारे पास में एक चनाना कस्बा पड़ता है, उसके अंदर सेंटर खोला कंप्यूटर का। एक दिन मैंने क्या है कि ऐसे ही उसका सेंटर वहां से चलते हुए देखा, तो उसका आइडिया मुझको पसंद आया। उस समय कोई ज्यादा सेंटर्स नहीं थे, तो देखा तो क्या है कि उसने अपना सेंटर का अच्छा ऑफिस बना रखा था, अच्छे कंप्यूटर भी लगा रखे थे और मैं उसको देख करके खुश हुआ। 1 साल बाद मेरे को अचानक ही वो सुल्ताना कस्बे में मिला, जहां से मेरे फर्स्ट सेंटर की जर्नी स्टार्ट हुई। वहां आकर के मैंने उनसे पूछा कि आपने ये सेंटर जो है वो कैसे लिया, कहां से इसकी आपको मान्यता मिलती है। तो मेरे एक शिष्य ने मेरे को ये बातें बता करके और मेरे साथ जा करके, और अलवर से उस समय उसकी फ्रेंचाइजी थी, तो अलवर से उन्होंने मुझे मेरी ये फ्रेंचाइजी जो है, मतलब स्टूडेंट ही आपका गुरु बनाया? स्टूडेंट मेरा गुरु बन गया उस मामले में। स्टूडेंट जो वो गुरु बन गया। और वो वहां से फिर क्या कि हमने हमारा स्टार्ट कर दिया और हमने 25 दिसंबर 2008 को हमारे पहला सेंटर जो है वो हमारा RGCPM कंप्यूटर सेंटर जो है वो हमने सुल्ताना कस्बे के अंदर उसकी स्थापना की। अच्छा। सुल्ताना झुंझुनू में बड़ा कस्बा पड़ता है, उसमें हमने उसकी स्थापना की। उसके उपरांत हमारे पास कारवा जुड़ता गया। 5 कंप्यूटर से हमने इसका स्टार्ट किया था और 5 कंप्यूटर से एक सेंटर स्टार्ट हमने 25 दिसंबर 2008 को किया था। आज 15 साल का लमसम पीरियड हो गया है। इस 15 साल के पीरियड में हमने
हमारे ऑल ओवर राजस्थान 28 सेंटर फिलहाल जो है वो स्किल के चल रहे हैं, जिसमें हमारे काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूट भी हैं। 100 कंप्यूटर लैब्स के सेंटर भी हमारे जो है वो रनिंग में है। हमने गवर्नमेंट प्रोजेक्टों के ऊपर भी काफ़ी अच्छा काम जो है वो इसमें किया है। गवर्नमेंट प्रोजेक्टों का भी मैं आपसे विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा। तो अभी आपका कितने जिलों में इस सेंटर का मतलब? हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने ये चलाया है। देखिए, अपना जो इंडिया जो कंट्री है, इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री, वह यूथ पॉपुलेशन बिल्कुल 65% एग्जिस्ट है। बिल्कुल। एंड इन फ्यूचर मोस्टली मैन पावर सेक्टर प्रोवाइडेड बाय इंडिया इन ऑल वर्ल्ड, यानी आने वाले समय में होने ये वाला है कि भारत जो है वो मैन पावर एक शक्ति जो वो बनने वाला है। आज अपने भारत देश के अंदर 65% जो है वो यूथ है। बिल्कुल है। यानी 35 की एज तक के जो अपनी जो पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन है। और जो मैन पावर आज भी अदर कंट्रीज में प्रोवाइड करवा रही है वो इंडिया के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आने वाले समय में और भी प्रोवाइड कराया जाएगा। सरकारों का यह प्रयास रहता है कि बेरोजगारी की समस्या को कम किया जाए। तो हर पढ़ने वाले बच्चे को जो है सरकार जो है वो रोजगार मुहैया नहीं करा सकती, सरकारी रोजगार मुहैया नहीं करा सकती। इस विजन को देखते हुए सर्वप्रथम इंडिया के अंदर 2008 में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई नेशनल लेवल पे। उसी की तर्ज पे हमारे राजस्थान में RSLDC की स्थापना हुई 2010 में। दोनों स्वतंत्र निकाय हैं स्किल सेक्टर के, और दोनों के अंदर ही विभिन्न गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे और छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। 15 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक के छात्र छात्राओं को इनमें ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड हमारे द्वारा करवाई जाती है। निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, किसी प्रकार का कोई भी चार्ज जो नहीं लिया जाता। एवं यहाँ तक कि हम तो जो गवर्नमेंट में जो चार्ज जमा करवाना पड़ता है बच्चे की फीस का 300 और 600 रुपए अलग अलग कोर्सेज में होते हैं, वो भी हम हमारे ट्रस्ट के द्वारा ही वहन करते हैं। बच्चों से हम उसकी कोई भी फीस जो है गवर्नमेंट फीस है वो भी हम स्वयं ही भर रहे हैं। रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं इससे, रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं सर। इसमें क्या है कि गवर्नमेंटों ने, जब मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो 2015 में उन्होंने एक नया विजन स्टार्ट किया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और उनका यह विजन बहुत बड़ा सफल रहा। इस विजन में उन्होंने सर्वप्रथम विजन यह प्रस्तुत किया कि जितने भी अलग अलग उन्होंने सेक्टर स्किल काउंसिल बनाए। आज इंडिया के अंदर 38 सेक्टर स्किल काउंसिल्स एग्जिस्ट इन ऑल ओवर इंडिया। 38 सेक्टर के काउंसिल बना दिए अलग अलग। इन सेक्टर स्किल काउंसिल में होता क्या है कि जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, रिटेल सेक्टर हो गया, लॉजिस्टिक सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, IT सेक्टर हो गया, और प्लम्बिंग सेक्टर हो गया, अपैरल सेक्टर हो गया, फैशन डिजाइनिंग सेक्टर हो गया, IT और जेम्स एंड ज्वेलरी का सेक्टर हो गया। इस प्रकार के विभिन्न सेक्टर की स्किल सेक्टर काउंसिल बनाई हुई है। ये स्किल सेक्टर काउंसिल जो है वो विभिन्न प्रकार के कोर्सेज जो है, कोर्सेज के मॉडल्स जो है, लमसम 600 कोर्स जो है वो इनके द्वारा वर्तमान में रनिंग में है, जिनमें हमारे द्वारा 8 सेक्टर स्किल काउंसिल के अंदर जो है काम जो किया जा रहा है। इन सेक्टर स्किल काउंसिलों के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, कोर्स करिकुलम प्रोवाइड करवाया जाता है, और बच्चों का असेसमेंट भी इन SSC के द्वारा लिया जाता है। ये SSC जो है बहुत ही अच्छे तरीके से प्रत्येक कोर्स मॉड्यूल की मॉनिटरिंग करती हैं, और कोर्स पूरा होने के बाद में असेसर भेजती हैं। वो असेसर जो है सेंटरों के ऊपर असेसमेंट लेते हैं। असेसमेंट लेने के बाद में इनका सर्टिफिकेट बच्चों को मिलता है। और वर्तमान में देखिए, अब राजस्थान के हर जिले में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन कराया जा रहा है, जैसा कि कल ही बाड़मेर जिले में भी इसका ऑर्गेनाइज हुआ है। तो इस रोजगार मेलों के अंदर हो क्या रहा है कि जो बच्चे ये स्किल के कोर्स कर चुके हैं उन बच्चों को बड़ी बड़ी एजेंसियां, प्लेसमेंट एजेंसियां जो हैं वो आती हैं और वहीं पे उनको रोजगार जो है प्रोवाइड करवाती है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लमसम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहुंच हो चुकी है, बाकी की रनिंग में ही है अभी। तो हर जिलों में रोजगार मेले का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। और रोजगार मेलों के द्वारा हो क्या रहा है कि इनके अंदर बच्चे जो है वो बाहर कंपनियों में जाने की बजाय और यहीं पे ही उनको कंपनी आ जाती हैं।
और वो उनके बैकग्राउंड को देख करके ओनली स्किल कोर्स किए हुए बच्चों को ही वो सिलेक्ट कर दिए। तो वो बच्चों के लिए एक अच्छा बेनिफिट हो जाता है, फायदेमंद रहता है। कोविड काल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा कोविड फ्रंटलाइन वर्कर का भी कोर्स जो है वो शुरू करवाया गया था। वो भी हमारे द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से रन किया गया। बाड़मेर जिले में भी हमने सिवाना कस्बे के अंदर 108 फ्रंटलाइन वर्कर जो है वो कोविड फ्रंटलाइन वर्कर को ट्रेनिंग दी, जिनको प्रत्येक बच्चे को इंडक्शन किट दिए गए, उनकी ड्रेस दी गई, कोविड से रिलेटेड उनको यहाँ पे अध्ययन करवाया गया। उसके बाद में उनका असेसमेंट हुआ। प्रत्येक पास्ट कैंडिडेट के 11,250 रुपए की अभी 15 दिन पहले छात्रवृत्ति भी एक साथ में जमा हुई है। कोर्स करने वाले प्रत्येक बच्चे की 11,250 रुपए छात्रवृत्ति जमा हुई है खाते में। बच्चे के डायरेक्ट बेनिफिशियरी डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से जमा हुई है। सिवाना कस्बे के 108 बच्चों को इसका फायदा मिला है कि उन्होंने इसके माध्यम से कोर्स भी किया है और उनको क्या है कि ये छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा हमारे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ भी हमारा कोविड के जो प्रोजेक्ट चले, कोविड काल के दौरान जितने बच्चों को हमने करवाया, एम्प्लॉयर एलईडी के हमारे प्रोजेक्ट चले, ईएलएसटीपी प्रोजेक्ट चला, आरएसटीपी का प्रोजेक्ट चला, एक हमारा पीएमजी दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, पीएमजी दिशा। पीएमजी दिशा क्या था कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर एक छोटा कोर्स था कि जिसके माध्यम से डिजिटल इंडिया का जो एक सपना है वो पूरा किया जा सके। उसके लिए हमने काफी सेंटर जो हमारे उसके अंदर 108 सेंटर रजिस्टर्ड हुए थे उस समय पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट के, हमारी स्वयं हमारी कंपनी के राजीव गांधी कंप्यूटर प्रसार मिशन संस्थान जो है वो 13 जून 2011 को हमारे द्वारा बनाई गई। और इस संस्था के अंदर मैं जो है उसमें सेक्रेटरी था उस समय। और उसके बाद में हमारा परिचय मेरे एक स्टूडेंट ने, एक हमारे झुंझुनू से इमरान खान जी बिलोंग करते हैं, वो उस समय बीसीए कर रहे थे पिलानी से। तो उनसे उन्होंने परिचय कराया, क्योंकि वो कंप्यूटर सेक्टर से अच्छा उन्होंने डिग्री कर ली थी, तो वो भी हमारे साथ जुड़े। और 2010 में हमने उनको भी वहां पे सेंटर करवाया। और वो सेंटर आज का दिन यानी 15 साल का पीरियड लमसम हो जाएगा हमारा। इस दौरान हम दोनों का जो है साथ में बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन से स्किल सेक्टर के अंदर अब हमारा मेन विजन जो है वो स्किल इंडिया और यूथ को ट्रेंड करना स्किल सेक्टर में, ये बन गया है। तब से अब तक हमने जो भी गवर्नमेंट के जो स्किल प्रोजेक्ट आए हैं, फॉर एग्जांपल पीएमकेवीवाई, पीएमजी दिशा, ईएलएसटीपी, आरएसटीपी और आपका राजक्विक, सक्षम, इन सभी प्रोजेक्टों के अंदर हमने बहुत ही अच्छा बेहतर कार्य किया है। आज तक ईश्वर की कृपा रही है और किसी भी प्रकार का हमारे जो है आज तक एक भी ऐसा काम हमारे द्वारा नहीं किया गया है कि हमारे ट्रेनिंग पार्टनर पीआईएज को कोई भी किसी प्रकार का इस प्रकार से अवरोध पैदा आज तक हुआ नहीं है। हमने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को स्किल की ट्रेनिंग जो वो प्रोवाइड करवाई। चलो सर, इसमें जैसे आपने कहा कि सरकार सभी को, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी सबको रोजगार नहीं दे सकती जी, और ये सर्वविदित है, सब जानते हैं, जो पढ़ने वाले वो खुद भी जानते हैं जी। तो उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो केवल रोजगार सरकारी नौकरी के पीछे? सर, मैं युवाओं को ये कहना चाहूंगा कि युवा वो शक्ति है, अगर वो अपने आप को पहचान ले, कि उसके अंदर के सामर्थ्य को वो पहचान ले, तो वो कुछ से कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। गार्जियन की भूमिका इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। गार्जियन सर्वप्रथम ये जाने कि बच्चा जो है किस सेक्टर में अच्छा है। सर्वप्रथम जो है माता पिता ही बच्चे को जो है वो गाइड करते हैं। माता पिता की ये भूमिका होनी चाहिए कि बच्चा कोई गलत दिशा में नहीं जा रहा है। बिल्कुल। क्योंकि जैसे अपन बाड़मेर एरिया, ज्योग्राफिकल एरियाज के बात करें तो बाड़मेर जो ज्योग्राफिकल एरिया है, यहाँ की भूमि उपजाऊ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है कि जैसे पानी की कमी है, ऑल डिपेंड ऑन रेन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जब बरसात होती है तो ही डिपेंड करता है। यहाँ के बच्चों की प्रतिभा भी कोई कम नहीं है, बच्चे बड़े ब्रिलियंट है। तो युवा जो है उनसे मैं ये कहना चाहूंगा वो अपनी प्रतिभा को पहचाने, गार्जियन उनको पढ़ाएं। आज के समय में गरीबी को दूर करने का एकमात्र जो साधन है वो शिक्षा है। अगर आप शिक्षा के अंदर अग्रणी हैं तो आपका घर जो है वो एक दिन में चमक सकता है। जिस दिन आप स्टार लगा करके घर पहुंचते हैं तो आपको पूरा जिला जानने लग जाता है, आपकी पूरे गांव में वाहवाही हो जाती है। वही बच्चा अगर कोई गैंगस्टर बनता है, कोई अदर एक्टिविटी में भाग लेता है, तो घर वालों का और सबका नाम उसमें खराब होता है। मैं गार्जियनों से भी ये अनुरोध करूंगा कि बच्चों को शिक्षा दिलाएं, बच्चों की शिक्षा को बीच में नहीं छुड़वाएं।
मोस्टली जो गर्ल्स की एजुकेशन है हमारे उधर के डिस्ट्रिक्ट जो झुंझुनू, सीकर और ये जिले जैसे जहां से मैं बिलोंग करता हूँ शेखावाटी से, वहां पे गर्ल्स और बॉयज की एजुकेशन में कोई अंतर ही नहीं माना जाता है। वहां पे कोई अंतर नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है। मेरी सिस्टर्स भी जो है वो गवर्नमेंट जॉब टीचर ही है और उनको भी हमारे घर वालों ने ठीक वैसा ही पढ़ाया जैसा कि हमारे को पढ़ाया गया। उन्हीं स्कूलों में उनको पढ़ाया गया जिन स्कूलों में हमारे को पढ़ाया गया। किसी प्रकार की कोई भी जो है वो उनमें अंतर नहीं माना जाता है। जनरल इक्वलिटी पूरी है, जनरल इक्वलिटी है और ये जनरल इक्वलिटी होनी भी चाहिए। आप यूपीएससी के, आरपीएससी के रिजल्ट वर्तमान में देखते हैं तो उनमें आप देखते हैं कि किस प्रकार से जो है जनरल इक्वलिटी है, लड़कियां जो लड़कों से आगे जो है वो कर रही है। यूपीएससी का टॉपर गर्ल्स आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो बच्चों से मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप अपने गुरु का बच्चे पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मैं 2015 में सरकारी सेवा में आ गया तो अब मेरा जो ये कंपनी जो है, हमारी 2 कंपनियां अभी रनिंग में जो है, आरजीसीपीएम राजीव गांधी कंप्यूटर प्रसार मिशन संस्थान और एक केडी इन्फोटेक के नाम से। इनके चेयरपर्सन अभी मेरी पत्नी सरिता काजला है, उनके निर्देशन में सारा काम जो है वो हो रहा है। तो मैं तो बच्चों को रेगुलर में मेरा अध्यापन कार्य में ही लगा हुआ हूं। अभी भी बच्चों को यही मोटिवेट करता हूं कि बच्चे पढ़ना और मात्र सरकारी नौकरी लगना ही आपका कोई ध्येय नहीं है। कई बार सरकारी नौकरी आप ऑप्शन ए मानते हैं और उस ऑप्शन से ऑप्शन बी जो है वो कई बार बड़ा ही श्रेष्ठ साबित हो जाता है। बिल्कुल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप नौकरी नहीं लग पाए तो हो सकता है कि ईश्वर ने आपको नौकरी लगाने वाला बनाया हो कि आप नौकरी लगा सके, ऐसा भी आपको बनाया हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या है कि कोई भी बिल्कुल भ्रमित नहीं हो। जैसे कोटा जैसे शहरों के अंदर फिलहाल जो आजकल का जो हो रहा है कि सबसे ज्यादा सुसाइड के मामले आ रहे हैं, तो वो बच्चे प्रेशराइज होकर के करते हैं। गार्जियन बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डाले, किसी प्रकार का भी प्रेशर जो है वो गार्जियन उनके ऊपर नहीं डाले, बच्चे को अपने आप विकसित होने दें। फॉर एग्जाम्पल हमारा स्कूल होने के बाद हमारे गार्जियन माता पिता ने हमारे को बिल्कुल न तो ये पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हैं और आप किस वो रहे, वो बाकी इतना जरूर देखते थे, अपने आप उनको आकलन हो जाता था कि बच्चा सही लाइन पे या गलत लाइन पे, वो उतना होने दे। हमारे को आगे जो है जब बच्चे को पूरी एजुकेशन करवा दी उसके बाद आप उसको ज्यादा कंफर्ट जोन में नहीं डालें। अगर बच्चा कंफर्ट जोन में जाएगा तो बच्चा बिगड़ता ज्यादा है। बिल्कुल कंफर्ट जोन बच्चे को देना ही नहीं है। अगर आप कंफर्ट जोन देंगे तो बच्चा ज्यादा बिगड़ेगा। आप उसको इतना कंफर्ट जोन नहीं दें कि उसकी बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ जाए। आप उसको एक अच्छे जोन में रखें, आप उसको अच्छी शिक्षा दिलावें, आप उसमें संस्कार गुण विकसित करें, अपने आप ही बच्चा जो निखर जाएगा। सर कुछ जो जैसे कोई नया स्टूडेंट है जो अभी तक कोई स्किल कोर्स नहीं किया है, वो ये स्किल कोर्स करना चाहता है तो उसे क्या एबिलिटी होनी चाहिए? बिल्कुल उसके लिए देखिए सर, उसमें हर कोर्स की अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन करिकुलम एरिया बनाया हुआ है। मोस्टली 10th पास स्टूडेंट हो, 15 साल से 35 साल तक की उसकी आयु हो और वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ में हमारे जहां जहां भी सेंटर हैं उनकी ऑनलाइन भी वेबसाइटों के ऊपर भी सारा डिस्क्रिप्शन है। आप स्किल इंडिया डालें, आप RSLDC डालें। 2 प्रकार के सेंट्रल प्रोजेक्ट और स्टेट प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट चलते हैं वर्तमान में और इनसे निश्चित रूप से बेरोजगारी काफी हद तक दूर हुई है। इनमें हुआ क्या है कि जैसे बच्चे जो है पहले कंप्यूटर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ही जब 2001 में मैंने BA ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था तो हमने कंप्यूटर करना चाहा उस समय, तो कंप्यूटर करना चाहा तो पता चला कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी एक सेंटर नहीं थे उस समय। बहुत किल्लत थी उसमें, बहुत किल्लत थी। आज तो क्या है कि काफी विकसित हो गया सिस्टम। आज अपने सामने जो सोशल मीडिया आया है, ये सोशल मीडिया ये 5-7 साल की ज्यादा उपज हुई है, मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 10 साल की मान लो। तो उस समय क्या था कि जो अपना कंप्यूटर सेक्टर के अंदर में जाते थे, जैसे मैं मोतीलाल कॉलेज झुंझुनू में अध्ययन किया हुआ है, तो उसमें कंप्यूटर 5 कंप्यूटर वहां के जो सेठ मोतीलाल जी ट्रस्ट था उनके द्वारा भेजे गए थे। तो हमारे को जब कंप्यूटर दिखाए गए थे तो बाहर से ही कंप्यूटर दिखाए गए थे कि ये कंप्यूटर हैं, इनके मिट्टी के कण नहीं जाने चाहिए इनके अंदर, और ऐसा किया गया था। लेकिन आज तो क्या है कि देखिए कितना विकसित हो गया है, 100 कंप्यूटरों की लैब है हमने विकसित कर दी है और वो भी बच्चों के लिए फ्री प्रोवाइड हो रही है। तो बच्चों को इसका बेनिफिट अवश्य लेना चाहिए। हम कोई भी पेड कोर्स जो उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों से बिल्कुल अनपेड ही कोर्स जो वो करवा रहे हैं, यानी बच्चों से कोई फीस नहीं देनी है। यहाँ तक कि बच्चों को उनकी ड्रेस, उनकी नोटबुक, उनकी स्टेशनरी, उनकी बुक्स ये हमारे द्वारा प्रोवाइड कर जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोर्स करने वाले प्रत्येक बच्चे को स्कॉलरशिप भी उसके खाते में डायरेक्ट आती है।
स्कॉलरशिप अभी भी चालू है? अभी भी चालू है स्कॉलरशिप, अभी भी कई कोर्सेज के अंदर जो है स्कॉलरशिप चालू है, उसका पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि इसमें कितनी स्कॉलरशिप है। अच्छा। जैसे पीएमकेवीवाई जो कोर्स था, जो पहले चला था, उसके अंदर 4,500 रुपए की छात्रवृत्ति बच्चों के खातों में आई थी। और जो ये कोविड का कोर्स चला, इसमें 11,250 रुपए की छात्रवृत्ति बच्चों के खाते में आई है। थोड़ा टाइम लगा, बट सभी के खातों के अंदर, अगर उसका टोटल डॉक्यूमेंटेशन सही है तो उनके खातों में निश्चित रूप से आती है। और प्रेजेंट पे कितनी स्कॉलरशिप है? प्रेजेंट में 4,500 रुपए की स्कॉलरशिप पीएमकेवाई के प्रोजेक्ट के अंदर आती है। और ये कोर्स कितना टाइम पीरियड का है? ये कोर्स अलग अलग टाइम पीरियड के होते हैं सर। जैसे आवर्स के कोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कंप्यूटर के अंदर एफटीसीपी का एक कोर्स चलता है, फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग एंड पेरिफेरल का, तो वो 400 आवर्स का कोर्स है। अच्छा। कंस्ट्रक्शन में चलता है असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन का, वो 440 आवर्स का है। अच्छा। तो पर डे हमारे यहाँ पे 6 आवर्स या 8 आवर्स के बैच बनते हैं। तो मोस्टली ये 3 महीने के अंदर ये कोर्स जो वो पूरे हो जाते हैं। एवरेज 3 महीने का? एवरेज 3 महीने के कोर्स होते हैं। 3 महीने के अंदर हम बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाते हैं, उसके साथ साथ में उसका जो संबंधित कोर्स है वो भी उसको सिखाया जाता है। मतलब ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस वजह से गरीब से गरीब तबके का विद्यार्थी बिल्कुल यहाँ पे आकर के पढ़े। हम ज्यादा से ज्यादा जो गरीब तबके के विद्यार्थी हैं, सरकार ने भी ये मैंडेटरी कर दिया कि प्रत्येक बैच के अंदर एससी और एसटी के 3-3 बच्चे जो हैं, वो हर 30 का हमारे एक बैच बनता है, जिसमें एससी और एसटी के 3-3 बच्चे हर बैच में होने चाहिए, और वो भी बीपीएल। अच्छा। बीपीएल हो तो उनको ज्यादा वरीयता पहले दी जाती है। तो गरीब से गरीब तबके को पढ़ाने का, डिजिटलाइज करने का एक बहुत अच्छा अभियान है। जॉब और बिजनेस दोनों में से आप किसे प्रायोरिटी देते हैं? देखिए सर, हमारे क्षेत्र के अंदर जो जैसे मारवाड़ क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र के बारे में कहावत है कि मारवाड़ का व्यक्ति जॉब को ज्यादा प्रेफर करता है। जैसा मैंने यहाँ पे 9 साल के पीरियड में अनुभव किया कि मारवाड़ी जो बढ़िया मारवाड़ी सेठ और मारवाड़ का व्यक्ति कहीं भी जाकर के क्या कर लेता है, जॉब के अंदर सेटल हो जाता है। चाहे उसको कैसा भी जॉब दिया जाए, उसको विस्तृत रूप दे देता है। और देखा गया है कि यहाँ पे काफी बड़े बिजनेसमैन भी बने हैं, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई ज्यादा बिल्कुल अग्रणी भी नहीं थे, ज्यादा पढ़े हुए भी नहीं थे, और उनके अच्छे अच्छे बिजनेस जो है वो सेटल्ड है। वो आपकी भी नॉलेज में है। अब बात रही अलग अलग क्षेत्रों की, बात होती है सर। हमारे जो शेखावाटी क्षेत्र है, उसके अंदर मोस्टली आपको क्वालिटी आपको तभी मानेंगे, आपको ये तभी मानेंगे कि आपकी ब्रिलियंसी जो है आप सिर्फ तभी कर पाते हैं जब आपके सरकारी जॉब लग जाए। बिल्कुल। तो हमारे कंपटीशन बच्चों के अंदर सरकारी जॉब का होता है, और जब तक जॉब नहीं लगे तब तक वो अपनी प्रतिभा को भी सिद्ध नहीं कर पाता है। तो इसी चरण में क्या है कि देखो, एक ललक थी, मैंने तो बिजनेस पहले ही स्टार्ट कर दिया था चूंकि, और उसके साथ साथ में मैंने जॉब की तैयारी की। मैंने अलग से कोई कोचिंग नहीं लिया, मैंने किसी प्रकार का कोई कोचिंग सेक्टर के अंदर अध्ययन नहीं किया, मैंने तो सेल्फ स्टडी किया, और सेल्फ स्टडी के आधार पे और एक डेडिकेशन रहा, प्रॉपर पढ़े, तो उससे क्या कि जॉब लग गया। जॉब लगने के बाद मैंने आज तक भी कभी भी महसूस नहीं होने दिया है कि मैंने बिजनेस को ज्यादा प्रेफरेंस दिया है या जॉब को दिया है। दोनों को मैं बराबर जॉब को प्रेफरेंस दे रहा हूं फिलहाल भी। अच्छा। और बिजनेस के अंदर मैंने अच्छा सिलेक्टेड स्टाफ नियुक्त कर रखा है। वो स्टाफ जो है वो टाइमली एकदम अपने सारे काम संपन्न कर देता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने काम अलॉट कर रखे हैं, वो काम सारे के सारे जो है वो टाइमली अपने आप पूरे करते हैं। हम तो बीच बीच में कभी कभी उनकी मॉनिटरिंग के तौर पे उन्हें देख लेते हैं। सर, इस कंप्यूटर सेक्टर में आपका विजन क्या है? आप क्या चाहते हो, किस टाइप का इसमें होना चाहिए और डेवलपमेंट कुछ? इसमें देखिए सर, डेवलपमेंट जो है आने वाला समय कंप्यूटर का ही है। आज मैं देखता हूं कि कई पढ़े लिखे भी जो हैं इस सेक्टर में इलिटरेट है। बिल्कुल। आज के टाइम के अंदर अगर आपको कंप्यूटर आता है, जैसे कंप्यूटर की काफी वैकेंसियां निकली, कंप्यूटर टीचर की भी निकली, कलरक की निकली, तो उनके अंदर जितनी वैकेंसी गवर्नमेंट के द्वारा निकली गई, ये एक ऐसा सेक्टर था जिसमें सीटें खाली रह गई, सीट खाली रह गई। बिल्कुल। यानी सीटें खाली रहना, किसी वैकेंसी में सीटें खाली रहना एक बहुत बड़ी बात है, वरना तो क्या मेरिट बनती है, इसमें तो सीटें खाली रही। उसका रीजन क्या रहा? उसका मुख्य रीजन ये रहा कि अभी भी इसके बारे में अपने आज टुडे इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड बिफोर अदर affluent and developed nations because our technology is lagging behind before other affluent and developed nations। आज भी अपनी टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं है जितनी अदर कंट्रीज जो डेवलप्ड विकसित राष्ट्र जो है उनकी टेक्नोलॉजी जैसी आज भी अपनी टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी पे ही देश की अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है, टेक्नोलॉजी पे ही देश का पता चलता है कि वो विकासशील राष्ट्र या विकसित राष्ट्र। हालांकि अपने देश के अंदर भी
अब विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। अपना राष्ट्र भी एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। G20 का भी जो शिखर सम्मेलन हुआ उसके अंदर क्या है कि अदर देश की जितने भी कंट्रीज आए, 20 कंट्रीजों ने जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया, तो उनमें क्या है कि अपने देश की भी एक साख बहुत बड़ी विकसित साख बन रही है। वो इसलिए बन रही है कि प्रतिभाशाली बच्चे अब आगे आ रहे हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। मेरा विजन ये है कि जो बच्चा जिसने हायर एजुकेशन के अंदर इंटर हो गया, ग्रेजुएशन किए हुए प्रत्येक बच्चे को, मेरा विजन जो है वो ये है कि ग्रेजुएशन जिन्होंने कर लिया उस प्रत्येक बच्चे को कंप्यूटर का संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए। और वो नॉलेज हमारी जो कंपनीज हैं दोनों, वो तो बच्चों को फ्री ही प्रोवाइड करवा रही है, किसी प्रकार का कोई चार्जेज उनसे नहीं वसूल किया जा रहा है। बच्चे इस सेक्टर के अंदर आगे बढ़ेंगे तो कोई बच्चा बेरोजगार रह ही नहीं सकता। आज अगर किसी बच्चे को कंप्यूटर कंप्लीटली आता है, अच्छी उसकी टाइपिंग स्पीड है, तो हम खुद रोजगार लगवा रहे हैं उन बच्चों को। हम उनको अच्छी अच्छी प्लेसमेंट कंपनियों के साथ हमारे टाई अप्स हैं, हमारे पास एलओआई है अच्छी कंपनियों की। उन कंपनियों में जिन बच्चों को मोस्टली कंप्यूटर के ऊपर जो वर्क कर सकते हैं, तो इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। हमारा विजन ये है कि जितने भी बच्चे जो हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन कर रहे हैं, वो साथ साथ में अपना कंप्यूटर का भी कोर्स जो है वो करें। कंप्यूटर के कोर्स जो हैं आप अपनी साइटों के ऊपर देख सकते हैं, अपने नजदीकी क्षेत्र के अंदर पिन कोड के माध्यम से डाल करके आपको दिखा देगा कि ये सेंटर आपके क्षेत्र के नजदीक अवेलेबल है। आप अगर सिवाना का पिन कोड डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिवाना ब्लॉक में ये कंप्यूटर सेंटर रनिंग है जो ऑथराइज सेंटर है। ऑथराइज सेंटरों के ऊपर आप जाइए, आप इसको सीखिए, तब जाकर के आप जब बोलते हैं हार्मोनियस डेवलपमेंट, बच्चे का हार्मोनियस डेवलपमेंट तब तक होगा जब तक वो कंप्यूटर में भी लिटरेट होगा, न कि वो वैसे ही लिटरेट होगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा विजन ये रहेगा कि जो भी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर भी उनको लिटरेट करना हमारा मुख्य विजन है। जैसे वाले कंप्यूटर लैंग्वेज का सवाल पूछता हूँ आपको, कंप्यूटर लैंग्वेज में भी आपका कोई विजन है कंप्यूटर लैंग्वेज सिखाने का स्टूडेंट को? पूछ लें सवाल पूछता हूँ मैं आप, ठीक है सर। जैसे कि आपने बताया डेवलपमेंट स्किल कोर्स करवाते हैं, स्किल के अंदर भी आता है कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका कुछ विजन है सिखाने के स्टूडेंट के लिए? जी देखिए, कंप्यूटर के अंदर आईटी जो सेक्टर है और इलेक्ट्रॉनिक जो सेक्टर स्किल काउंसिल है, एसएससी जो बनी हुई है, एक तो आईटी की एसएससी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की जो अपनी एजेंसी है, और एक अपनी क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक एसएससी है। इन दोनों एसएससीयों के द्वारा कंप्यूटर के काफी अच्छे कोर्स फ्रेमवर्क किए हुए हैं। इन कोर्सों को जो फ्रेमवर्क किया गया है, इन कोर्सों के अंदर आप जो है टोटल जितना आप बीसीए एमसीए में सीखते हैं उस लेवल के भी कोर्स इसमें डिजाइन किए हुए हैं। तो उनमें भी हमारा जो है, जो अभी एफटीसीपी के कोर्स हमारे कंप्यूटर सेक्टर चल रहे हैं, फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग एंड पेरिफेरल, तो उसमें कंप्यूटर का कंप्लीट नॉलेज जो है बच्चों को हमारे द्वारा सिखाया जा रहा है। सर ये बताइए, जैसे अभी सरकार के द्वारा जो तमाम कई प्रकार के स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू किए गए, स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, आप और सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उस फील्ड में भी और स्किल डेवलपमेंट की कोर्स सरकार को लागू करनी चाहिए? देखिए सर, सरकार ने अलग से मिनिस्ट्री बना दी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हर विभाग का मंत्रालय होता है, तो सरकार ने कौशल मंत्रालय भी बना दिया। केंद्र में भी कौशल मंत्रालय बना हुआ है और अपने राजस्थान में भी कौशल मंत्रालय बना हुआ है, एमएसडी के नाम से इसको जाना जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें क्या है कि अपने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और राजस्थान में कौशल मंत्री अशोक चांदना जी हैं। इनके द्वारा फीडबैक लिए जाते हैं। अभी भी हाल ही में हमारी जो टीपीज, पीआईएज जो जिन्होंने हर अच्छा काम किया है, उनके द्वारा और मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हमारे से भी सुझाव लिए गए थे। तो हमने इसमें भी काफी सुझाव दिए हैं, ये भी काम अच्छा कर रहे हैं। बट सुझाव ये है कि जैसे अभी बेरोजगारी भत्ता जो है वो बच्चों को दिया जा रहा है। बेरोजगारी भत्ते के अंदर बच्चों को पहले तो क्या था कि आप कहीं भी बिना काम के बेरोजगारी भत्ता आपको मिल जाता था। अब इन्होंने ये कर दिया कि आपको किसी विभाग में काम करना पड़ेगा। एक तो उस बेरोजगारी भत्ते को इन स्किल कोर्स के साथ ऐड कर दिया जाए सर, कि बेरोजगारी भत्ता उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो ये स्किल के कोर्स कर ले, जिनके पास कोई स्किल है। प्रत्येक बच्चे के पास स्किल होना चाहिए। आज अपन देखते हैं कि अपने को शिक्षित आदमी मिल जाता है लेकिन कुशल आदमी नहीं मिलता। बिल्कुल। कौशल भारत का जो विजन है वो तभी पूरा होगा। आज अपने को एक प्लम्बर है वो अपने ढूंढेंगे तब मिलेगा, एक इलेक्ट्रिशियन अपन ढूंढेंगे तब मिलेगा। तो ये ऐसी आपको कौशल करने के लिए, कुशल करने के लिए तभी आगे बढ़ पाएगा जब आप इसको किसी बेनिफिशियरी के साथ ऐड करोगे। तो आप इन जितने भी स्किल के जो कोर्सेज हैं
इन कोर्सेज को आप क्या करें कि बेरोजगारी भत्ता जो है वो उन्हीं को मिले जिन्होंने ये कोर्स किया। एक तो ये काम हो। दूसरा काम ये हो कि जैसे आईटीआई की वैकेंसी निकलती है, आईटीआई के बच्चों की वैकेंसियां निकलती हैं, तो इन कोर्सों को भी उनके इक्वल माना जाए। ये जो बच्चे जो कोर्स कर लेते हैं, इन कोर्सों को भी सरकारी नौकरियों के अंदर वरीयता दी जाए। बिल्कुल। सरकारी नौकरी में अगर इनकी वरीयता दी जाएगी तो बच्चों में एक ललक होगी और बच्चे जो है और ज्यादा उत्सुकता से इसको करेंगे। कुछ आने वाले समय में देखिए, आजकल क्या है कि पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। इसके अंदर ऐसे कोर्स सरकार के द्वारा डेवलप किए जाए कि बच्चों का सूचना तकनीकी का जो तंत्र है वो थोड़ा आगे बढ़ पाए। बच्चा जो है वो तभी आगे बढ़ पाएगा जब उसका क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी सेक्टर वो आगे बढ़ेगा। तो इस सेक्टर में भी एक अच्छे कोर्स डिजाइन किए जाएं, उन कोर्सों को इक्वल टू आईआईटी या पॉलिटेक्निक जो कोर्सेज करते हैं उनके इक्वल किया जाए, ताकि बच्चों को सरकारी नौकरी में भी इन कोर्सों के अंदर जो है वो मार्जिन मिल सके। बच्चों को एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो इसके लिए फिर करने पड़े, ताकि स्टूडेंट को ये ना लगे कि मैं बाकी वाले पढ़ाई छूट जाएगी, इसमें कुछ फायदा नहीं। इसमें फायदा है। बच्चों को ये लगे कि मेरा क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैं आईटीआई कर रहा हूं, तो बच्चों को ये लगता है कि मैं आईटीआई के थ्रू क्या है कि बिजली बोर्ड में या रेलवे में नौकरी लग जाऊंगा। ऐसे ही हमारी जो एसएससी है, ये एसएससीओ के थ्रू कोई पोस्ट निकाली जाए, एसएससी के थ्रू कुछ गवर्नमेंट पोस्टें निकाली जाएं और इन बच्चों के जो सर्टिफिकेट हैं उनकी परसेंटेज के आधार पे, या जैसे बीएड या एसटीसी या जो कोर्स किए हुए हैं उन्हीं को उस डिपार्टमेंट में टीचिंग में लेते हैं, वैसे ये कोर्स किए हुए बच्चों के लिए इन विभागों में नौकरियां निकले। और वो बच्चे जो हैं वो कोर्स किए हुए बच्चे उसमें एग्जाम ले ले, चाहे एसएससी एक एग्जाम और ले ले और वो एग्जाम लेवे, बट ये कोर्स किए हुए उसमें अटेंड हो पाए, ऐसा हो। ताकि क्या है कि वो बच्चे जो हैं फिर थोड़े कम मिलेंगे, बच्चे सारे कर नहीं पाएंगे, तो उनमें क्या है कंपटीशन भी ज्यादा नहीं होगा और वो बच्चे उसके अंदर उनकी ललक पैदा होगी, ताकि युवाओं में भी आकर्षण पैदा होगा। ऐसा हमने सुझाव जो है वो दिया। अच्छा सर, ये बताइए, जिस आज कंप्यूटर सेक्टर बिजनेस में आपने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, इसमें आपको फैमिली से कितना सपोर्ट रहा? देखिए सर, कोई भी व्यक्ति फैमिली के सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आपको विजेता बनना है तो सबसे पहले आपके परिवार का आपको दिल जीतना पड़ेगा। इसके लिए क्या है कि देखिए, सबसे बड़ी तो बात मैं यही मानता हूं कि हमारी फैमिली के अंदर एक खेतीहर किसानी परिवार था और उसमें हमारे को एजुकेशन प्रोवाइड करवाया गया, वो भी उस समय। बिल्कुल। आज से 25 साल पहले की बात करो आप, तब में हमने क्या है कि भाई हम कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, तो हमारे पिता ने किसान होते हुए भी हमारे को खेती का काम करते हुए भी कॉलेजों में रेगुलर एडमिशन दिलवाया। वहां पे हमारे कॉलेज टाइम पे हमारे को इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट दिलवाया और हमारी क्या है कि पूरी पढ़ाई करवाई। वरना उस समय क्या है कि मेरा तो खुद का स्वयं का जो है पढ़ाई में स्टार्टिंग में मन बहुत कम लगता था, लेकिन फिर क्या होता है कि मैं तो अब भी कहता हूं कि आपके सबसे ज्यादा पढ़ाई आप किस सेक्टर में जा रहे हो, कैसे आप पढ़ रहे हो, ये डिपेंड करता है आपके फ्रेंड सर्किल से। तो मुझे एक अच्छा फ्रेंड सर्किल मिल गया। वो मेरा क्या है कि 9वीं क्लास से ही फ्रेंड सर्किल ऐसा हो गया कि जो वर्तमान में जो हमने पूरी पढ़ाई साथ में की वो आईपीएस की पोस्ट पे पोस्टेड है, विजय कुमार मेरे गांव का ही है। तो हमने क्या कि 9वीं क्लास से लेकर के पूरी हमारी कॉलेज तक की पढ़ाई जो है वो हमने साथ की है। जयपुर में जो हमने एमए किया तो हम रूममेट ही थे, दोनों रूममेट थे। तो वो बच्चा क्या है कि गांव का बच्चा और आईपीएस सेलेक्ट हुआ, उनकी वाइफ जो है वो आईएएस है और अपने क्या है कि उनसे मैंने पढ़ने का तरीका सीखा कि पढ़ा कैसे जाता है। आपको गुरु पढ़ा सकता है, बल्कि पढ़ने का तरीका आप अपने मित्र से भी सीख सकते हैं, आप अपने छोटे से भी सीख सकते हैं। तो उन्होंने क्या है कि वो जैसे मान लीजिए कि 4 पेज पढ़ लेते थे किसी चीज के, और मैं क्या है कि 1 पेज पढ़ पाता था या 2 पेज पढ़ पाता था। तो धीरे धीरे हमारा ये हुआ कि 12वीं क्लास तक जो है विजय की परसेंटेज और मेरी परसेंटेज में 7% का ही अंतर था, जो कि हम काफी कवर करके ले आए थे और हमारे को पढ़ना आ गया था। तो क्या है कि उसका भी मेरे एजुकेशन लाइन के अंदर विजय कुमार का भी एक अच्छा योगदान रहा। आज भी हम काफी मिलते जुलते हैं और उनसे जो है वो एक अच्छे सफल आईपीएस हैं और उनकी वाइफ जो वो एक सफल आईएएस है। और माता पिता का सहयोग मेरा इसमें बहुत अच्छा रहा, भाई बहनों का सहयोग अच्छा रहा कि उसके अंदर हम जो है एजुकेशन लाइन के अंदर, वरना क्या कि उस समय जो है कोई भी बच्चा जो अपने स्कूल लाइन में 12th क्लास तक का बच्चा जो होता है वो इमेच्योर माना जाता है। वो बच्चा आगे पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा वो डिपेंड टोटली ऑल डिपेंड ऑन गार्जियन।
सब कुछ डिपेंड गार्जियन पे करता है। अगर गार्जियन उस समय हमारी लाइन चेंज कर देते तो क्या है कि हम इस सेक्टर में नहीं आते। एजुकेशन नहीं होता तो भी बिजनेस की नहीं सोच सकते। आप अगर बिजनेस भी कर रहे हैं और एजुकेटेड है तो आप बिजनेस को बहुत ही अच्छी प्लान के साथ करेंगे। आप बिजनेस में ज्यादा सफल होंगे अगर आप एजुकेटेड हैं तो। जैसे कोई फ्रेशर स्टूडेंट है, जैसे मैं हूँ एज एग्जांपल, जी मैं आपसे संपर्क करना चाहता हूँ स्किल डेवलपमेंट कोर्स के लिए, जी, तो क्या वे है, कैसे कर सकता हूँ? देखिए सर, इसके लिए मैंने आपको चूंकि बता दिया है कि हम सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की साइट्स बनी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की nsdc.com डालिए और स्टेट गवर्नमेंट की rsldc.com डालिए। उसमें एक्टिव पीआईएज एंड एक्टिव सेंटर्स की लिस्ट जो आपको मिल जाएगी। आप उसके अंदर ऊपर आपका स्टेट पूछेंगे, डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे और आपकी तहसील पूछेंगे। आप उसमें सेलेक्ट कीजिए, आपको अपने आप जो सेंटर्स जो लिस्ट है वो सामने आ जाएगी और हमारे उसमें कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट मेल आईडी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये दोनों वेबसाइट हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जिसको भी ये कोर्स करने हैं वो वेबसाइट पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल सर, वो वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हैं। चल, लास्ट में आपके द्वारा जो पढ़े गए स्टूडेंट है, जो स्कूल में भी है या इंस्टीट्यूट के द्वारा भी है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो देखिए सर, मैं यहाँ पे आपको कोट करूंगा, विलियम शेक्सपियर की लाइंस कोट करूंगा कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन merely players. They have their exits and entrances and many parts plays one man in his lifetime. एक व्यक्ति जो है वो इस संसार में जन्म लेता है और मरता है। जन्म मरण के बीच की जो अपनी एक कहानी है वो एक एज ए स्टेज है, मंच है। वो क्या है? मंच है, रंगमंच है, स्टेज है। स्टेज के ऊपर कलाकार कैसा कर्तव्य दिखाता है ये डिपेंड करता है उसके कौशल पे, उसकी स्किल पे। तो ये पूरा संसार अपना एक मंच है। इस मंच पे आने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक कलाकार है। वो कैसी कलाकारी दिखा करके चाहता है वो डिपेंड करता है उसके कौशल। मैं चाहता हूं कि मेरे संपर्क में आने वाला प्रत्येक विद्यार्थी एक अच्छा कलाकार बने, अपने क्षेत्र में एक अच्छा आर्टिस्ट बने, एक अच्छा रोल अदा करे, ताकि वो अपने गांव का, माता पिता का नाम रोशन कर सके। हमने भरसक प्रयास किया कि बच्चों को जो है ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए कि वो शिक्षा के साथ साथ में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं भटके। तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है रोल अदा जरूर करना है। कोई व्यक्ति कैसा रोल अदा कर देगा, अपन स्टेज के सामने किसी का भी देखते हैं तो मंच में किसी का रोल अपने को पसंद आता है, किसी का रोल अपने को पसंद नहीं आता है। तो मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक अच्छा रोल अदा करे। जाना सभी को है, जो आया है उसको जाना है। वो एक ऐसा रोल अदा करके जाए कि आने वाली पीढ़ियां उसको याद रखें कि उन्होंने इस सेक्टर के अंदर एक अच्छा काम किया था। प्रयास ये करें कि अपने द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं हो जिससे किसी दूसरे को पीड़ा होती है। यानी अपने द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई पीड़ा नहीं हो और एक हमारा हार्ड वर्क कर रहे हैं वो एक सही दिशा में हो। और किसी भी प्रकार के बच्चों को यह कहना चाहूंगा कि प्रेजेंट टाइम के अंदर काफी बच्चे जो हैं वो दुर्व्यसनों में व्यस्त हैं। बिल्कुल, उनसे बचें, मादक पदार्थों के सेवन से बचें, अच्छे संस्कार लेवें, अपनी पढ़ाई पूरी करें और अपना और घर वालों का और गांव का, देश का नाम रोशन। जी, मैं सफल एरिया चैनल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाल करके और हमारे जो सुझाव हैं, हमारे जो एक्सपीरियंस हैं वो शेयर किए। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसमें बहुत अच्छे विभूतियों के और इनके इंटरव्यूज हैं और वो मैंने भी इंटरव्यू पहले देखे हैं कि बहुत अच्छे इंटरव्यू जो इनके द्वारा लिए गए हैं। तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।